आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज बात करते हैं ग्रामीण अधिवास के बारे में। अध्याय 6 का अगला टॉपिक है ग्रामीण अधिवास, क्योंकि हम लोग अधिवास के बारे में कल समझ चुके हैं कि वो क्या होता है ना। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये अगला टॉपिक है ग्रामीण अधिवास, अर्थात गांव का बसाहट क्षेत्र कैसा है। गांव में बसावट क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रामीण आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। गांव, ग्रामीण मतलब होता है गांव, गांव के अधिवास, अधिवास मतलब जहाँ पे लोग निवास करते हैं, वहाँ के क्षेत्र कैसा है, उसी को हम कहेंगे ग्रामीण अधिवास। तो आइए जानते हैं आगे। इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इनका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित होता है ना। देखिए, इस अधिवास में मतलब गांव के अधिवास में या गांव का जो बसाहट क्षेत्र है, अधिकतर लोग वहाँ के क्या हैं, किसान हैं। जैसे मान लीजिए आप गांव के बच्चे हैं, तो आप समझिए कि वहाँ के लोग ज़्यादातर खेती किसानी करते हैं। थोड़ा देखिए, सच बात है कि नहीं। तो ये है यहाँ का स्थिति, कहाँ का, गांव का, है ना। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, कृषि कार्य। लेकिन मैं यहाँ पे बात थोड़ा सा करूँ, देखिए ग्रामीण एरिया का लोगों का कृषि कार्य जो है प्रमुख साधन है काम करने का, यानी कार्य का संबंध होता है ना। लेकिन आप थोड़ा सा याद करिए, जिस मार्केट में आप जाते हैं या बड़ा शहर वाला मार्केट में जाते हैं, वहाँ का दुकानदार का व्यवसाय क्या होगा। देखिए कि वहाँ का व्यवसाय जो होगा, वो दुकानदार का, दुकान ही उसका मुख्य व्यवसाय है ना। मार्केट में कपड़ा बेचना, है ना, अन्य अन्य तरह का जो है सामान बेचना, क्या है, उसका वही व्यवसाय है। लेकिन हमारा गांव में देखिए, वहाँ पे कृषि कार्य है, वहाँ पे लोग कृषि कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है, जो कि उसी पर उसका जो है मूल आर्थिक व्यवस्था का आधार बना हुआ है ना। तो चलिए, आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप समझ रहे हैं कि उसका, किसान का वही अर्थव्यवस्था है ना। किंतु स्थानीय कारीगर, स्थानीय जैसे गांव के कारीगर जो होते हैं, जैसे बढ़ई क्या बनाने वाला, जितने फर्नीचर बनाने वाला, कारपेंटर जिसको आप कहते हैं, है ना। उसके बाद लोहार जो लोहा से संबंधित काम करते हैं, है ना। उसके बाद कुम्हार, जितने भी बर्तन बनाने का काम करते हैं। नाई, बाल काटने वाला। धोबी, कपड़े धोने वाला, प्रेस करने वाला। जुलाहे, है ना, जुलाहे सूत काटने वाला, आदि सार्वजनिक कार्य करते हैं। ये आदि जो हैं सार्वजनिक कार्य करते हैं, सार्वजनिक सेवा करते हैं, सभी लोगों का काम करते हैं, है ना। तो इनका व्यवसाय अपना कारीगरी क्षेत्र में हो जाएगा, है ना। कृषि प्रधान अधिवास में मुख्य बसाहट से हटकर, कृषि प्रधान अधिवास में मुख्य बसाहट से हटकर कुछ घरों के समूह होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यानी मुख्य बसाहट जो है उससे थोड़ा हट करके जो एक बसाहट होता है या घरों के समूह को क्या कह दिया जाता है, पूर्वा कह दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा, आप समझने में आपको दिक्कत लगेगा। मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, मुख्य बसाहट मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल ठेस ऐसे घरों का, ये गांव का सबसे मुख्य बसाहट क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा दूर हट करके एक छोटा सा समूह है घरों का, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इससे दूर हट करके है, पूर्वा है। या तो ये नगरों से दूर होगा तब भी पूर्वा कहलाएगा, गांवों से दूर होगा तो एक समूह को पूर्वा कहेंगे। जैसे आप टोला कहते हैं, है ना, इस टोला से उस टोला, ठीक है। ये है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, आगे अब हम बात करते हैं, है ना। टोला, पूर्वा, टोला, पारा आदि नामों से जाना जाता है। तो आप टोला भी जान गए, पारा भी जान गए, पूर्वा भी जान गए, आदि नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पारा डीह, है ना, कौन सा डीह में जात होगा, ऊपर डीह नीचे डीह, है ना, वो डीह में जात हो, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पारा में कौन पारा में जात होगा, नीच पारा, ऊंच पारा, है ना, ठीक है। पांडु पारा,
तो कोई कहेगा, है ना, ये ऊपर पारा, ये इस तरह से पारा अलग अलग है। कोई कहेगा ये घुटरी पारा, ठीक है। इस तरह से पारा बहुत सारे हैं, अलग अलग पारा हैं, ठीक ना। डीह, तो डीह बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैदानी इलाकों में जी घर बना हुआ थोड़ा दूर में तो कहेंगे उस डीह में जाता हूँ, ठीक है। तो मजरा के नाम से, यानी मजरा के नामों का प्रचलन है। मतलब छत्तीसगढ़ में जैसे पारा, डीह, मजरा, तो आप छत्तीसगढ़ से रहने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। नामों का प्रचलन है। इन गांवों में अनेक सामाजिक सुविधाएं सुलभ रहती हैं, ठीक है। जैसे सार्वजनिक कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डाकघर, चिकित्सालय, क्रय विक्रय केंद्र जैसे मार्केट हो गया, और उचित मूल्य शासन का पुलिस थाना आदि, ठीक है। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि पाराडीह, उसके बाद इन गांवों में अनेक सामाजिक सुविधाएं। तो सुविधाएं क्या क्या हैं? सार्वजनिक कुआं बनाए जाते हैं, तालाब भी हैं, शासन द्वारा बनाए जाते हैं। मंदिर ऐसा होता है कि वो सार्वजनिक, मतलब सभी लोग जाते हैं। क्या आपने कभी मंदिर देखा जो पर्सनल एक ही व्यक्ति जाएगा? हाँ, वो पर्सनल वहाँ होगा जो अपना घर में बनवाया होगा, है ना। तो मंदिर हो गया, आप इमेज करते जाइए, एकदम बिल्कुल इमेजिनेशन करिए अपने दिमाग में। मंदिर मैं बोलता हूँ तो आप मंदिर देखने का प्रयास करें अपने अंतर्मन में। मंदिर, मस्जिद कभी देखे होंगे आप मस्जिद। तो पंचायत आप जाते हैं तो पंचायत भवन रहता है, उस भवन में जो है लोग आकर के बैठते हैं, उस पर चर्चा होता है ना। तो इस तरह से डाकघर, कभी पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो उसका भी इमेजिनेशन करिए। चिकित्सालय, अस्पताल में कभी गए होंगे तो उसका देखिए। क्या है, ये इमेजिनेशन करने से बात ये है कि आपको वो चीज़ बहुत देर तक याद रहते हैं, है ना। आपको मैं कहूँ कि आप मार्केट गए हैं, उसके बाद मार्केट में क्रेता विक्रेता बहुत सारे मार्केट में देखते हैं, तो बाजार की भीड़ आपके दिमाग के अंदर वो आंख देखा रहता है, और वो सीधा मतलब इमेजिनेशन हो जाता है। और वो जैसे ही आपको मैं मार्केट का नाम लूँ तो आपको ऐसा दिखेगा, भीड़ भाड़, मार्केट, सामान कई ऐसा दिखने लगते हैं। तो क्या है, वो इमेजिनेशन ही है, ठीक है। तो चलिए आगे, हम पुलिस थाना भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से उसे जो है ध्यान से समझें। भारत में ग्रामीण अधिवासों के निम्न प्रकार मिले हैं। मतलब ग्रामीण अधिवास के कौन कौन से प्रकार हैं? ये 4 प्रकार आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण अधिवास, पहला है सघन अधिवास, दूसरा है विखंडित अधिवास, तीसरा है पल्ली पूर्वाधिवास, चौथा है प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास, ठीक है। सघन अधिवास, विखंडित अधिवास, पल्ली पूर्वाधिवास, प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास, ठीक है। तो 4 प्रकार के हमारे यहाँ अधिवास होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इस अधिवास के बारे में समझते हैं, ये बसाहट के बारे में समझते हैं। पहला है सघन अधिवास, ठीक है। पहला कौन है? सघन अधिवास। इन अधिवासों में मकान पास पास व सटकर बने होते हैं। कहा जाए, ये जो है सघन अधिवास में, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ मकान बड़ा पास पास ऐसे नज़दीक नज़दीक बने हुए हैं, सटे सटे बने हुए हैं, है ना। एकदम बिल्कुल कहा जाए सघन है, ऐसे क्षेत्र को सघन अधिवास कहेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे अधिवास किसी एक केंद्र यानी केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं। यह अधिवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से दूर होते हैं। इन आवासों का वितरण उत्तर गंगा, सिंधु का मैदान, यानी उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, है ना, उत्तर गंगा, सिंधु का मैदान, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, असम, त्रिपुरा के निचले क्षेत्र तथा शिवालिक घाटी में मिलते हैं। राजस्थान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु इस प्रकार के अधिवास होते हैं, ठीक है।
तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल हैं दिया हुआ है, ये सबको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको साफ साफ बता दूं, ज़्यादा नहीं। आप रखें उत्तर का विशाल मैदान वाला जो गंगा का, ये हो गया सिंधु का मैदान, और ये उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, फिर कर्नाटक साइड, बस ये हो गया। इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और एक आध असम का, बस इतना रख लें, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी वो चीज़ें हैं, आप बता दीजिए इसका परिभाषा और काम हो जाएगा, है ना। तो ये है। आगे आइए बात करते हैं विखंडित अधिवास। समझने का प्रयास करिए। विखंडित अधिवास, वैसा अधिवास विखंडित जिसे खंडित न किया जाता हो या किया जाता हो। ध्यान दीजिए कैसे होगा, है ना। ऐसे अधिवासों में, यानी ऐसे अधिवास में केंद्र में सघन बसाहट होती है। उसके केंद्र में, उसके मुख्य भाग में सबसे ज़्यादा बसाहट होती है। इसके चारों ओर पल्ली, पारा वाला, पूर्वा बिखरे हुए बसे होते हैं। सघन अधिवास की तुलना में यह अधिवास अधिक स्थान घेरता है। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मांडला, बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। विखंडित मतलब थोड़ा सा साफ साफ कहिए, जो केंद्र है, इस केंद्र से दूर थोड़ा जो बसे हुए हैं, है ना, पल्ली, पूर्वा, ये इस तरह से बसे हुए हैं, थोड़ा दूर दूर जो जगह सघन अधिवास के क्षेत्र में ज़्यादा लेते हैं। ये इस तरह से जो बसे हुए हैं, दूर दूर थोड़ा बसाहट है। और ये आप देख लीजिए, ये इतना बड़ा एरिया ले रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सघन अधिवास से ज़्यादा एरिया लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना। तो ये आपका है रायगढ़ जिला वगैरह छत्तीसगढ़ के, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पल्ली पूर्वाधिवास। तीसरा है पल्ली पूर्वाधिवास। विखंडित अधिवास आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं पल्ली पूर्वाधिवास। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में बिखरे रूप में बसे रहते हैं। यानी इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में बिखरे रूप में बसे होते हैं या बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के अधिवास कई छोटे छोटे इकाई में बिखरे रूप में बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर, जो मुख्य अधिवास है उसका अन्य अधिवासों पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। इन आवासों के बीच खेत होते हैं। सामान्यतः सामाजिक व जातीय कारकों द्वारा ऐसे अधिवास प्रभावित होते हैं। स्थानीय तौर पर इन्हें पल्ली, पारा, पूर्वा, मोहल्ला, घानी आदि कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। तटीय मैदान आप जानते होंगे किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप भारत का प्रायद्वीपीय भाग देखे होंगे, जिधर ये महाराष्ट्र और गोवा, केरल, कर्नाटक है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वाला भाग जो समुद्र से लगा हुआ, जैसे इधर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी और इधर अरबियन सी से लगा हुआ है। ऐसे क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र होंगे, ये तटवर्ती क्षेत्र होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगला चौथा नंबर है, और चौथा नंबर तो बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास। इन अधिवासों को एकांकी अधिवास भी कहते हैं। एकांकी अधिवास भी कहते हैं। बिखरे मतलब एकाएकी बसना। ठीक है, इन अधिवासों की इकाइयाँ छोटी छोटी व घरों का समूह छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है। 2 घर से लेकर 60 घर हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं, है ना। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है अधिकतम, और वो भी बिखरे हुए होंगे, है ना। छोटा नागपुर का पठार आप चले जाइए झारखंड में,
है ना। इमेजिनेशन करिए, हम चौथे अध्याय में पढ़े थे छोटा नागपुर का पठार का औद्योगिक प्रदेश मैंने दिखाया था, है ना। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपका फिर राजस्थान आदि ऐसे अधिवास मिलते हैं जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र हैं, है ना। उपयुक्त सभी आवासों में निम्नलिखित प्रतिरूप पाए जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रतिरूप आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे प्रतिरूप हैं। पहला है रेखीय प्रतिरूप। कौन सा? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप मतलब ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल से पहले समझिए, जैसे मान लीजिए ये रोड है ना। ये रोड गया है और बिल्कुल हाईवे रोड है। मैं कहूँ कि अब दुर्ग से रायपुर को मिलाने वाला हाईवे रोड है, तो इसके जो बाजू बाजू में जो बसे हुए हैं ना अधिवास, ये रेखीय अधिवास कहलाएंगे। बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, है ना। इसे मिटा दिया जाए, ये आप समझ गए होंगे, है ना। आइए उसके बाद, इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा मुख्य मार्गों, देख लिए ना, मुख्य मार्गों यानी प्रमुख हाईवे, रेलवे मार्गों, नदियों के किनारे मिलते हैं। नदी भी अगर ऐसे प्रवाहित हुई है तो इस नदी के किनारे बसे हुए लोगों को, दोनों तरफ से बसे रहते हैं, है ना, वैसे लोगों को जो है वो ऐसे बसाहट को हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप का बसाहट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आइए आयताकार प्रतिरूप। आयताकार, आयत आपने मैथ में पढ़ा होगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होते हैं। ए और ए दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये आयताकार प्रतिरूप हो गया। लेकिन अगर वर्गाकार कहें तो जिसका चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो आगे देखिए, आयताकार प्रतिरूप यानी कृषि जोतों के चारों ओर से, कृषि जोतों के चारों ओर ऐसे प्रतिरूप विकसित होते हैं। सड़कें आयताकार होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अधिवास आपको देखने को मिलेंगे। ये आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र हमारा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य है ना। आंध्र प्रदेश भी पड़ोसी राज्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अब इस तरीके से है, अब भी ऐसे रोड गया है, ऐसे भी रोड गया है, फिर ऐसे रोड आया है, ऐसे रोड आया है, और इसके बीच में कृषि कार्य होता है, जोत का क्षेत्र है, तो इसे हम आयताकार का क्षेत्र कहते हैं ना। ध्यान रखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगे आगे, इसके चित्र वगैरह, तो आप चिंता न करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अधिवास मिलते हैं। उसके बाद आइए आगे हम देखते हैं वर्गाकार प्रतिरूप। कहाँ? वर्गाकार प्रतिरूप। वर्गाकार प्रतिरूप, वर्ग, अभी मैं आपको बताया कि जिसका भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, उसे हम वर्गाकार कहेंगे। उस तरीके से कहाँ पे जो है ये बनता है वो अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों व सड़कों के मिलन स्थलों से संबद्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध का विस्तार कभी कभी गांवों में उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्रों में ही करने को बाध्यता से होती है। जैसे मान लीजिए एक पगडंडी रास्ता ऐसे ऐसे गया है, लेकिन इधर से एक हाईवा आया है, बिल्कुल ऐसा रोड, ठीक है। और एक यहाँ से ऐसे सड़क गुजरा है जो कि मीडियम मार्ग है, और ऐसे गुजरा, और उसी के ऊपर से ऐसे एक और पगडंडी रास्ता गुजरी है। अब ये देखिए कि ये जो भाग है, ये वाला भाग आपको एक गांव, यहाँ जो बसाहट मिलेगा आपको, अब इसके चारों ओर ऐसे 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 जो बसाहट मिलेंगे, ये वर्गाकार के रूप में हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बस ये आप समझ गए होंगे। मैं आगे चलता हूँ। अगला देखिए है वृत्ताकार प्रतिरूप। क्या? वृत्ताकार प्रतिरूप। ऐसे प्रतिरूप के अधिवास में सघन आबादी के कारण अधिवासीय इकाइयां बहुत अधिक सटकर बसी रहती है। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। यमुना के ऊपरी भाग,
मालवा क्षेत्र, यमुना, यमुना ध्यान रखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश है ना, मालवा क्षेत्र, पंजाब आपको ध्यान में आ रहा होगा, गुजरात है ना, राज्य में ऐसे अधिवासों का प्रतिरूप मिलते हैं, वर्गाकार प्रतिरूप। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसके आकार को देख लेते हैं। ये आयताकार प्रतिरूप है, आपने देखा अभी मैं आपको बताया कि आयताकार प्रतिरूप कैसा होगा। ये देखिए आपका रिवर है ना, और ये जो है इसी तरह से जैसे ये आयत के आकार में ऐसे बना हुआ है, ये ऐसा फैला हुआ है, तो ये मार्ग वगैरह हैं जो कि ये देखिए आयत के रूप में बना हुआ। तो ऐसे बसाहटों का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसे हम आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। वर्गाकार प्रतिरूप आपने देख लिया कि वो वर्गाकार प्रतिरूप कहाँ होगा, वैसे क्षेत्र में होगा जहाँ पे या तो ये तालाब है, उस तालाब के चारों ओर लोग बसे हुए हैं, है ना, वैसे वृत्ताकार ना, वृत्ताकार प्रतिरूप जिसके चारों ओर लोग क्या किए हैं, बसे हुए हैं, तो वो तालाब वगैरह के किनारे ऐसा वृत्ताकार आपको बसाहट देखने को मिलेंगे ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आगे आते हैं। वृत्ताकार हम लोग इसमें देखें हाँ वृत्ताकार देखें ना, वो कहाँ कहाँ है, मलवा वाला क्षेत्र वगैरह में है, ऊपरी यमुना का क्षेत्र में है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र है। उसके बाद है आपका अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के बारे में बताते हैं आपको। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कैसा होता है, त्रिभुज के रूप के। ठीक है, कैसे रूप का, त्रिभुज के रूप के होते हैं। मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए अब ये तिराहा है, इधर से रोड आया और एक इधर से आया है ना, और ये इधर से ऐसे पार हो गया, तो अब जो यहाँ ऐसे बसे हुए लोग मिलेंगे, ये त्रिभुजा आकार में ऐसा इन लोगों का बसाहट होता है ना, तो ये इस तरह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान से, है ना, सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान से, जैसे जल स्रोत, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक उन्मुखी होती है। गुरु शिखर के पास माउंट आबू राजस्थान में है, विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्य उदाहरण हैं। ऐसे वहाँ पे जो है क्षेत्र हैं जो मुख्य मार्ग से लगे हुए हैं, और वो मंदिर है, जैसे मान लीजिए लोग उस मंदिर में इधर से भी आ रहे हैं, इस मार्ग से भी आ रहे हैं, इस मार्ग से भी आ रहे हैं, और लोग धीरे धीरे ये इस मार्ग में और इस मार्ग में ऐसे बसते चले जाते हैं, जो कि त्रिभुजाकार ले लेता है। नदी वगैरह भी होता है। वो आर्य या त्रिज्या प्रतिरूप ये सिर्फ आपको मंदिर, मस्जिद और सिर्फ वही नहीं, नदियों के किनारे भी आपको मिलेंगे अगर वैसा होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो रहा प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है अधिवास के प्रतिरूप ये देख रहे हैं ना, अधिवास के प्रतिरूपों को व्याख्या कीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से देता हूँ आपको, अधिवास के यानी अधिवासों के प्रतिरूपों को स्पष्ट कीजिए चित्र सहित। ये आता है पेपर में ना, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, और वो क्वेश्चन है इधर से, ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसका प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, लोग कहाँ पे क्यों बसते हैं। कहीं पे जो बसना होता है, वहाँ बसने के लिए कोई ना कोई तो प्रभावित करने वाला कारक होगा ही, तभी तो हम बसते हैं। जैसे मान लीजिए लोग गांव से शहर की ओर क्यों जाते हैं, उसे प्रभावित करने वाला कोई न कोई कारक तो होगा। गांव के लड़का कमाने के लिए शहर में ही क्यों जाता है, वो दूसरे गांव में क्यों नहीं जाता है, कारण है क्योंकि शहर में उसको काम मिलता है, तो काम उसको प्रभावित किया। ठीक उसी प्रकार जहाँ लोग बसता है, वहाँ कोई न कोई ऐसा होता है प्रभावित करने वाला कारक या प्राकृतिक दृश्य, जिससे लोग वहाँ पे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखते हैं। पहला कारक है प्राकृतिक कारक। ठीक है, पहला है प्राकृतिक कारक, है ना, प्रकृति, नेचर, है ना, कैसे। ठीक है,
तो भूमि की बनावट, जलवायु, भूमि की बनावट देखिए, जलवायु, ढाल की दिशा, मृदा की उर्वरता, अगर जहाँ मिट्टी की उर्वरता अच्छी होगी, भूमि की बनावट अच्छी होगी, कि पहाड़ में आप तो चोटी में जाके बसेंगे नहीं, प्लेन एरिया में जा कर के बसेंगे, तो मृदा की उर्वरता, अपवाह तंत्र, ठीक है, भूजल का स्तर कितना ऊपर में है, आदि कारकों का प्रभाव आवास के बीच की दूरियों व प्रकार इत्यादि पर पड़ता है, यानी दूरियों आदि पर इसके जो है प्रभाव पड़ते हैं, प्रकार लिखा हुआ है ना, प्रभाव पड़ता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता निर्णायक कारक है, ठीक है, इसलिए वहाँ मकान किसी तालाब या कुएं के आसपास क्या होते हैं, संकेंद्रित होते हैं, अर्थात बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए, जाति व सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, अलग अलग कुछ जाति के समुदाय होते हैं जिसका पारा मोहल्ला अलग होता है ना। तो आइए देखते हैं, जातीयता समुदाय अधिवासों के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। भारत में सामान्य रूप से पाए जाते हैं कि प्रमुख भूस्वामी जातियां गांव के केंद्र में बसती हैं, है ना। प्रमुख भूस्वामी होता है जो, है ना, वो कहाँ बसेगा, वो गांव के केंद्र में बसता है, और उसके चारों ओर अन्य लोग, और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली जातियां ग्राम के परिधि में बसती हैं। परिधि का मतलब आप समझते होंगे, जैसे ये मुख्य केंद्र हो गया, ये केंद्र में वो भूस्वामी बैठा हुआ है, बाकी इधर जो बसे हुए हैं ये परिधि एरिया है, ये वाला परिधि हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए, इसका परिणाम सामाजिक पृथकता यानी सामाजिक अलगाव तथा अधिवासों का छोटी छोटी इकाइयों में टूटना है ना। उसके बाद अगला पैराग्राफ में है आपका, ये देखिए, सन 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा, कब राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई, 1988 में, 1988 में घोषणा किया गया, ठीक है, किसका, राष्ट्रीय आवास नीति का, ठीक है, जिसका दीर्घकालीन उद्देश्य आवासों की कमी की समस्या को दूर करना एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था को सुधारना, है ना, तथा सबके लिए बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं का एक न्यूनतम स्तर मुहैया कराना था। इसी क्रम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना लागू की गई थी, ठीक है, की गई है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त सेना और अर्धसैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को भी शामिल किया गया है। 3% मकान शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए आरक्षित है। टोटल मकान में 3% है ना। यह कार्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषद इंदिरा आवास योजना के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना। ग्रामीण विकास योजना के तहत इंदिरा आवास के अतिरिक्त अटल आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना आदि भी क्रियान्वित हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ये है आपका प्रभावित करने वाला कारक। आपका एक क्वेश्चन और बनता है, ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और बन गया, और ये क्वेश्चन को भी आप लिख करके और मेरे व्हाट्सएप में करेंगे, है ना। ठीक है, तो बस आज इतने ही रखते हैं, बाकी हम कल बात करेंगे, है ना। ओके।